वन पीस के एपिसोड नंबर 675 के स्टार्टिंग में हम लोग उसब और टंटरा ट्राइब के लिटिल ह्यूमंस को देखते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन लोगों को लगता है उन लोगों ने डोंकी होते फैमिली का एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव टोरेबल को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। टोरेबल एक डेविल फ्रूट यूज़र है और उसे एक खरोच तक नहीं आता। वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसब की तरफ देख के कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो। अगर तुम चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, तुम शायद बच भी जाते, लेकिन अभी तुम वापस आ चुके हो हीरो बनने के लिए, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। वो उस सब के ऊपर कंटिन्यूअसली हमला कर रहा है। अगले सीन में हम लोग लूफी, वायला और टॉय सोल्जर को देखते हैं। वो लोग डॉफ्लामिंगो के घर के बाहर है। उसके अंदर डॉफ्लामिंगो के साथ कुछ लोग हैं। वहाँ पर लॉ भी है और बाहर से जो टॉय सोल्जर है वो कहता है, ये स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड को मैं यूज़ करूँगा डॉफ्लामिंगो को हराने के लिए जब मैं इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। ये सब कुछ सुनते हुए वायला कहती है, आज सुबह जब हम लोगों ने ये न्यूज़ सुना था कि डॉफ्लामिंगो 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी के पोजीशन से हट चुका है, तब हम लोगों में एक आशा जगा था। हम लोगों को लगा था हम लोग फ्री हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये न्यूज़ सुनने के बाद फादर भी गया था अरीना पे फाइट करने के लिए, अभी वो भी फंस चुके हैं। ये सुन के लूफी कहता है, इसका मतलब इस देश का किंग कोलोसियम पे फाइट कर रहा था। और जो टॉय सोल्जर है वो भी चौंक जाता है और सोचता है किंग रिकू कोलोसियम पे फाइट कर रहा था। इसके बाद हम लोग को टॉय सोल्जर के बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। 15 ईयर्स पहले वो भी एक इंसान हुआ करता था। तभी कोई आके रिपोर्ट करता है, महाराज जल्दी आ जाइए, जो स्लम है वहाँ पर बहुत बड़ा फाइट हो रहा है और वहाँ पर 2 लोग मर भी चुके हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे रॉयल सोल्जर एक ऑर्फन को घेर के रखते हैं और वो कहता है, नहीं मैं सरेंडर नहीं करूँगा। सर के सारे सोल्जर कहता है, सरेंडर कर दे, हमारे पास हथियार है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके हाथ में एक लाठी था, उससे वो बहुत सारे लोगों को मारता है, पीटता है, बहुत सारे लोगों को मारता है और कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर किंग रिकू आ जाता है और धीरे धीरे काइरोस के पास जा रहा है। ये देख के रॉयल सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए, वहाँ पर मत जाइए, ये बच्चा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। लेकिन किंग रिकू किसी का भी नहीं सुनता, वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। लेकिन काइरोस को अभी गुस्सा आ चुका है और कहता है, चाहे कोई भी आ जाए मेरे सामने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। वो जाके उसके सर में दे मारता है। किंग रिकू को बहुत ज़्यादा लगता है उसके सर से खून निकल रहा है। ये देख के सर के सारे सोल्जर को गुस्सा आ जाता है, कहता है, हम लोग फायर नहीं कर रहे थे क्योंकि तू एक बच्चा है, लेकिन अगर तू हमारे किंग के ऊपर हमला करेगा तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो किंग रिकू कहता है, नहीं मत करो, उसके ऊपर ओपन फायर मत करो। सब लोग फायरिंग रोक देते हैं। किंग रिकू कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम काइरोस हो ना, तुमने बहुत सारे गुंडे मवाली के साथ फाइट किया है, मैंने सुना है, तुमने सारे के सारे लोगों को इंज्योर कर दिया है और 2 लोग मर भी चुके हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी वो आंसर करता है क्योंकि उसके सामने जो है वो एक किंग है। काइरोस कहता है, मैं ऐसा नहीं करता, अगर वो मेरे दोस्त को ना मार डालता, मेरे एक दोस्त के ऊपर उन सब लोगों ने गैंग बना के हमला किया, उसे मार मार के मार ही डाला, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला ले रहा हूँ और अगर मेरे बदले के सामने कोई आता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। किंग रिकू कहता है, तुम एक जानवर हो क्या। ये सुन के काइरोस थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद रिकू उसे समझाता है और वो मान जाता है। अगले सीन में हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ग्लैडिएटर के साथ फाइट होने वाला है काइरोस का, और काइरोस के हाथ में जो ब्लेड है वो ब्लंट है, मतलब उसमें कोई भी धार नहीं है। तो फाइट स्टार्ट होता है। वो ग्लैडिएटर उसके ऊपर हमला करता है, कहता है, तुम्हें लगता है ये एक ब्लंट ब्लेड है इसलिए तुम अपने ओपोनेंट को मार नहीं सकते, लेकिन हाथ पैर तो तोड़ ही सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं काइरोस एक ही सेकंड में डॉज करता है और उसे पलटा बार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है बस एक ही हिट में। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहता है, ये 15 साल का मर्डरर काइरोस ये जीत गया। ये देख के किंग रिकू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नेक्स्ट हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। किंग रिकू कोलोसियम के जेल पे आया है और वहाँ पर काइरोस है। कुछ गार्ड चिल्ला के कहता है, किंग रिकू प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। ये जो काइरोस है उसने 6 दिन से कोई खाना भी नहीं खाया है और वो चिल्ला रहा है और कह रहा है, किंग रिकू को यहाँ पर ले आओ, किंग रिकू को यहाँ पर ले आओ, और वो पागलों की तरह कर रहा है। और उसके साथ एक ही रूम में जितने सारे कैदिया था उन सबको मार मार के इसने भरता बना दिया है। किंग रिकू वहाँ पर आता है और कहता है, काइरोस तुम करना क्या चाहते हो। ये देख के काइरोस को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम सामने आ जाता है और चिल्ला के कहता है, ओए किंग रिकू तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार डाल, अगर तू सच में एग्जीक्यूट करना चाहता है तो एग्जीक्यूट कर दे, मेरा गला काट दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे फांसी से लटका दे, लेकिन तू करना क्या चाहता है। ये सब कुछ देख के किंग रिकू कहता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता काइरोस, क्या तुझे गिल्टी फील हो रहा है। तूने उन लोगों को मारा है, बाकी लोगों को पीटा है, इसके लिए सच में तू गिल्टी फील कर रहा है ना। ये सुन के काइरोस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसने मेरे दोस्त को मारा है जो कि मेरे भाई जैसा था, मुझे गिल्टी फील बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो कहता है ठीक है काइरोस, तो एक बार सोच ले
क्या तू सच में ग्लैडिएटर बनना चाहता है? ये सुन के वो कहता है ग्लैडिएटर? मैं मुझ जैसे एक इंसान ग्लैडिएटर बनना चाहता होगा, क्यों? तो पास में से एक बंदा एक्सप्लेन करता कहता है तुम्हें नहीं पता ग्लैडिएटर कैसे बनते हैं और उससे क्या क्या होता है? वो कहता है नहीं। तो वो एक्सप्लेन करता है जो ग्लैडिएटर होता है उनके पास बहुत सारा छूट होता है। अगर तुम 100 मैचेस जीत गए, चाहे वो 2 साल में हो, 3 साल में या फिर 7 या 10 साल में, तुम्हें बहुत सारे चीज़ों से माफ़ कर दिया जाएगा। तुमने जिन लोगों को मारा है वो लोग अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन तुमने किसी का मर्डर किया है तो तुम्हें उसके भी माफ़ कर दिया जाएगा अगर तुम 100 मैच जीत जाते हो और इस किंगडम का एक ग्लैडिएटर बन जाते हो। तो वो मान लेता है और कहता है ठीक है मैं इस किंगडम का एक ग्लैडिएटर बन जाऊंगा। तो वो हर रोज़ फाइट करता है, हर हफ्ते फाइट करता है। 4 महीनों में ही उसने बहुत सारे मैच जीत लिया, 2, 3, 10 ऐसे करके उसने 100 मैचेस जीत लिया। और 100 मैचेस जीतने के बाद सब लोग कहते हैं इसने 100 मैचेस जीत लिया आउट ऑफ 100 मैचेस, मतलब वो एक बार भी नहीं हारा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग कहता है ये तो 100 मैच कंप्लीट कर चुका है, अभी तो वो आज़ाद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कुछ लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं इस मर्डरर को बाहर मत छोड़ो, अगर उसने फिर से किसी का मर्डर कर दिया तो क्या होगा? ये एक मर्डरर है, चाहे वो 100 मैचेस कंप्लीट कर ले या फिर 200, फर्क नहीं पड़ता, उसे बाहर मत आने देना। ये सुनने के बाद कैरोस को थोड़ा सा बुरा लगता है। किंग रिकू कहता है तुम बाहर नहीं आना चाहते? कैरोस कहता है नहीं मैं बाहर नहीं जाना चाहता, बाहर जाने के बाद भी लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये सुन के किंग रिकू कहता है ओ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें फर्क पड़ता होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोच के। लेकिन कैरोस कहता है हाँ मुझे फर्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए मैं तो एक बीस्ट ही रहूंगा, मैं एक जानवर ही रहूंगा जिसने किसी का मर्डर किया है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कलूसियम पे ही फाइट करता रहूंगा। तो वो अपना फाइट कंटिन्यू रखता है। वो ऐसे कर करके 200 मैचेस जीत जाता है। उसके बाद बहुत सारा साल हो जाता है, वो 300 मैचेस जीत जाता है। ऐसे कर करके उसने 1000 मैचेस कंप्लीट कर लेता है। सब लोग अभी उसका फैन बन चुका है। कैरोस को पहले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हेट करते थे, लेकिन इतना टाइम होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कैरोस हम तुम्हारे फैन हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं एक मर्डरर है, इसका फैन होने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा कर करके बहुत सारे साल हो जाता है, लगभग 9 साल होने को हुआ है। और अगर वो कुछ ही मैचेस जीतता है तो वो 3000 मैचेस कंप्लीट कर लेगा। और उसने एक मैच में भी हार नहीं माना, एक मैच में भी वो हारा नहीं। इसके कुछ दिन बाद किंग रिकू आता है कैरोस से मिलने के लिए, लेकिन कैरोस कहता है नहीं मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा और मेरा 3000 मैच कंप्लीट होने वाला है, इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। हम लोग देखते हैं 3000 मैच में कोई एक नया बंदा आता है और ये बंदा कैरोस को बहुत ज़्यादा मुश्किलें दे रहा था। कैरोस भी उसे आसानी से हरा नहीं पा रहा था और ये बंदा और कोई नहीं, वो एक्चुअली में किंग रिकू खुद है। और ये देखने के बाद कैरोस थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, जब उसे समझ में आ जाता है ये किंग रिकू डिस्गाइज करके यहाँ पर आया है। लेकिन उसके बाद किंग रिकू उसके ऊपर हमला करता है, उसे एक वार लगता है। जो कमेंटेटर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो कैरोस के ऊपर पहली बार किसी ने वार किया है। लेकिन उसके अगले ही सेकंड में कैरोस आसानी से किंग रिकू को हरा देता है और कहता है किंग रिकू आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप जैसा एक राजा इस कलूसियम पे क्या कर रहा है? वो कहता है देखो कैरोस 9 साल हो चुका है, तुमने 3000 मैचेस कंप्लीट कर लिया, अभी तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन चीज़ों को अभी पीछे छोड़ना चाहिए? तुमने जो किया था उसके लिए तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेला है, तुमने बहुत सारे साल अपने आप को एक कैदी की तरह एक पिंजरे में बंद करके रखा है। अभी मेरे लिए तुम्हारा एक काम है, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। तो कैरोस रो देता और कहता है ठीक है किंग रिकू मैं करूँगा, आप जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। नेक्स्ट हम लोग 1 साल बाद का सीन देखते हैं। कैरोस बन चुका है ड्रेसरोसा के लेफ्ट हैंड रॉयल सोल्जर का कमांडर और उसके लिए बहुत सारे लोग पागल है, लड़कियां पूरी तरीके से पागल है क्योंकि उसका उम्र भी कम है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक बहुत बड़े पोस्ट में है। और ये देख के सारे के सारे लड़कियां पिघल गया है, सब लोग उसके लिए अपना लव इज़हार करते हैं, लेकिन कैरोस उस पर ध्यान नहीं देता, अपने काम पे ध्यान देता है। 1 साल बाद किंग रिकू उसके अपने 2 बेटियों के गार्ड के लिए पोस्ट करता है। उसका बड़ा बेटी का नाम है स्कारलेट और दूसरी बेटी का नाम है वायोला। लेकिन वायोला बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्कारलेट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसको जाके बार बार अपमान करता है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम एक मर्डरर हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग कैसे हुआ, सारे के सारे लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर पागल है, तुम्हारे ऊपर फिदा है, लेकिन मैं तुम जैसे एक इंसान को कभी भी अपना गार्ड नहीं मानूंगा। मेरे पास मत आना, मेरी बहन के पास मत आना और हम लोगों को छूने की भी कोशिश मत करना। कैरोस कहता है लेकिन मैं तो आप लोगों का
गार्ड हूँ, तुम लोगों के तो साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है नहीं, बिल्कुल भी मत आना मेरे साथ, मेरे पास, मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहना। और इस वजह से काइरोस उससे बहुत ज़्यादा दूर रहता था और उस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ पायरेट ने हमला किया था और लेडी स्कारलेट को पकड़ के ले गया था। ये सुनने के बाद ही काइरोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समुंदर में कूद जाता है, तैरते हुए वहाँ पर चला जाता है और सारे के सारे पायरेट को पीटता है, सब लोग को पेल देता है, 2 जहाज ही तोड़ देता है। और इस सब के बाद स्कारलेट बहुत ज़्यादा रो देती है और स्कारलेट को एक्सीडेंटली टच कर लेता है। काइरोस कहता है आई एम सॉरी, मैंने एक्सीडेंटली आपको टच कर लिया। लेकिन उसको उस टाइम पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्कारलेट बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो बस एक 15 साल की लड़की है। वो उसे पकड़ के रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, थैंक यू काइरोस मुझे बचाने के लिए। और ऐसे ही दोनों में धीरे धीरे से प्यार बढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ दिन होने के बाद काइरोस जाता है और कहता है किंग रिकू, मैं ये बॉडीगार्ड का काम और नहीं कर सकता। किंग रिकू सुनने के बाद ही समझ जाता है और कहता है काइरोस, तू मेरे बेटी स्कारलेट से प्यार तो नहीं करने लग गया ना? वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाद में मान जाता है और कहता है हाँ। तो ये सुनने के बाद वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करते हो, ये सुन के सब लोग खुश होंगे जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं और स्कारलेट को पसंद करते हैं। लेकिन लोग कभी भी नहीं मानेंगे, सोशल लाइफ कभी भी ये नहीं मानेगा क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ नहीं सकते। और जब तक तुम्हारे नाम पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तब तक कोई रॉयल फैमिली से तुम शादी नहीं कर सकते। सोशल लाइफ ऐसे ही चलता है। तो वहाँ पर आ जाती है स्कारलेट और कहती है नहीं डैड, मुझे उससे ही शादी करना है, अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकती तो मैं मर जाऊंगी। ये सुन के रिकू कहता है तुम लोग का प्यार इतना दूर तक जा चुका है क्या? उसके बाद ही वो अपने सर में हाथ दे देता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं सब कुछ मान के ऐसा करता हूँ तो मैं तुम लोगों का शादी कभी नहीं दे सकता, मुझे कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग एक फ्यूनरल का सीन देखते हैं जो कि है लेडी स्कारलेट का। और उस देश के सब लोगों को ये बताया जाता है कि लेडी स्कारलेट को एक बीमारी हुआ था जिस वजह से वो मर चुकी है। ये सुन के सब लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन एक्चुअली में स्कारलेट को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके साथ काइरोस का शादी दे देता है और उन लोगों के लिए बनाता है फ्लावर फील्ड और वहाँ पर ही वो लोग रहते हैं और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी दिन काट रहे थे। शादी के 1-1.5 साल बाद उन लोगों का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका नाम है रेबेका और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। स्कारलेट, काइरोस बहुत ज़्यादा गरीब था लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वहाँ पर किंग रिकू और उसका फैमिली भी आता था टाइम टू टाइम देखभाल करने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए, और वो लोग भी बहुत खुश थे। और ऐसे ही वो लोग खुशी से दिन काट रहे थे। अचानक से वो लोग एक दिन नोटिस करते हैं जो किंग का पैलेस है और जो पूरा का पूरा ड्रेस रोसा है वहाँ पर आग जल रहा है, कुछ भरा हुआ है। ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। काइरोस कहता है चिंता मत करो स्कारलेट, तुम और रेबेका यहीं पर ही रुको, मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद ही काइरोस घोड़ा लेके ड्रेसरोसा के शहर पे आ जाता है और आके जो देखता है उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लोगों से सुनता है कि ये सब कुछ किया है किंग रिकू ने अपने हाथों से। ये सुन के उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो सोचता है इतना ज़्यादा काइंड राजा ऐसा कभी अपने लोगों के साथ नहीं कर सकता। वो दौड़ते हुए जाता है घोड़ा भगाते हुए पैलेस पे और पैलेस पे जाके बुलाता है, चिल्लाता है, कहता है किंग रिकू मैं आया हूँ, मैं हूँ काइरोस, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खुल जाता है। हम देखते हैं कुछ पायरेट्स दरवाज़ा खोलता है। ये देख के काइरोस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, अपना तलवार निकाल लेता है और चिल्ला के कहता है तुम लोग कौन हो, तुम पायरेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा ही था यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ चल रहा है और इन सब के पीछे किसी ना किसी पायरेट का हाथ है, तो तुम लोगों ने ऐसा किया है। तभी वो नोटिस करता है साइड में वायोला भी है। तो ये देख के वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वार नहीं करता। वायोला भी कुछ नहीं कहती और वो लोग कहते हैं हमारा नया राजा तुम्हारे लिए घर के अंदर वेट कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। काइरोस कहता है नया राजा, तुम लोगों ने किंग रिकू के साथ क्या किया है? लेकिन वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते। उसको लेके जाता है एक नए घर पे जहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर नया राजा है। लेकिन वहाँ पर घुसने के बाद उसे कोई भी नहीं दिखता। कुछ लोग पीछे से आके उसके ऊपर हमला करते हैं, वो तैयार नहीं रहता। तो उस मौके का फायदा उठा के वो लोग उसके पैर में बेरिया लगा देता है। एक ही पैर में लगा पाता है। उसके बाद वो लोग हट जाते हैं। उतने टाइम के बाद काइरोस को समझ में आता है उसे क्या हुआ था और वो उस बेरिया को काटने की कोशिश करता है, तलवार से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन बेरिया पे एक खरोच तक नहीं आता। उसे समझ में आ जाता है ये कोई नॉर्मल मेटल नहीं है, ये सी प्रिज्म स्टोन है और इसको काटना लगभग इम्पॉसिबल है। काइरोस कहता है देख पायरेट, मैं कोई डेविल फ्रूट ईटर नहीं हूँ, सी प्रिज्म स्टोन से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके थोड़ी देर बाद कहता है देख, अगर तू मेरे पास तेरा लॉयल्टी साबित कर सकता है तो मैं तुझे जाने दूंगा। वैसे मैं किंग और किंग का कोई भी ब्लड लाइन है उन सबको मिटा दूंगा। मैंने तेरे बीवी
बीवी और बच्चों के पीछे भी बहुत सारे लोगों को भेजा है, बोलो उन लोगों को भी ख़त्म कर देगा। और देख मैं इस किंग का क्या हालत करता हूँ अगर तू मेरे सामने सबमिट नहीं करता है तो। ये सब कुछ सुन के काइरोस की हट जाता है, वो अपने हाथों से अपने पैर को काट डालता है। हाँ, पैर को काट के वो जंप करता है डोफ्लामिंगो के सामने, उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर शुगर आ जाता है, टच करता है और इसे एक टॉय में कन्वर्ट कर देता है। ये देख के सब लोग चौंक जाता है, सब लोग भूल चुके हैं ये टॉय कौन है। काइरोस को भी बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है और उसे लग रहा है कि पूरा बॉडी स्टिफ हो चुका है। लेकिन जब सब लोगों की तरफ देखता है, सब लोग सोचते हैं ये टॉय कौन है, ये पर क्या कर रहा है और टॉय बात कैसे कर रहा है। लेकिन सब लोग कुछ समझते उससे पहले ही काइरोस किंग रिकू को लेके बाहर से भाग जाता है और काइरोस एक गली में आके उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है मैं हूँ, मैं काइरोस हूँ, आपका दामाद। लेकिन रिकू को कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो कहता है देखो तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन काइरोस नाम के किसी आदमी को मैं जानता ही नहीं हूँ। ये सुन के उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद 2 दिन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस देश में जितने सारे लोग हैं जो लोग काइरोस को जानते थे सब लोग भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों का मेमोरी इरेज हो चुका है। उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से चल रहा है और वो सोचता है मुझे रेबेका के पास जाना पड़ेगा, मुझे स्कारलेट के पास जाना पड़ेगा, मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया था। लेकिन जब वो सड़क से जा रहा था कोई गन शॉट सुनता है। हम लोग देखते हैं जो स्कारलेट है वो खाना लाने गया था रेबेका के लिए और उस पर गोली चला देता है दिया मानते। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो दौड़ते हुए जाता है, लेकिन उतने टाइम में उसका बहुत ज़्यादा खून निकल गया था। बाहर आसपास जितने सारे लोग थे सब लोग भाग जाते हैं और वो लोग सोचते हैं किंग रिकू के आर्मी ने किसी और के ऊपर फिर से गोली चला दिया। लेकिन जब स्कारलेट के पास जाता है उसे चिल्लाता है, कहता है कुछ भी नहीं होगा, उठ जाओ। स्कारलेट कुछ भी नहीं कहती और वो सोचता है स्कारलेट तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं, मैंने कहा था 2-3 दिन में मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ खाना लेके। तभी उसे याद आता है और वो सोचता है शायद मेरी बीबी भी मुझे भूल गई होगी, मेरे साथ जो टाइम बिताया था, हम लोगों ने साथ में मिलकर जो मेमोरी बनाया था वो सब कुछ भूल गई होगी। वो दौड़ते हुए जाता है, कहता है स्कारलेट स्कारलेट जल्दी करो, अपने आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। लेकिन स्कारलेट कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मेरी जो छोटी सी बच्ची है वो बहुत ज़्यादा भूखी है, उसके पास प्लीज़ ये खाना लेके जाओ। ये कहते कहते वो मर जाती है और ये देख के जो काइरोस के ऊपर बीतता है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल है। वो चिल्लाता है, वहाँ पर बारिश हो रहा है और चिल्ला चिल्ला के कहता है लगता है मैं नरक पे आ चुका हूँ, मेरी बीवी मेरे हाथों पे मर रही है, उसका बॉडी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरे इन छोटे छोटे हाथों से मैं वो फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा रोता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। नेक्स्ट हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वायला कहती है मिस्टर सोल्जर मुझे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से कुछ लोग आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद ही जो सोल्जर है मतलब जो काइरोस है वो सोचता है मुझे वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसब ये कंप्लीट कर पाएगा, मुझे अभी जाना चाहिए और पीछे से बार करके डोफ्लामिंगो को मारना चाहिए। तो लूफी को कहता है लूफी तुम एक पायरेट हो ना। लूफी कहता है हाँ मैं एक पायरेट हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं भी एक क्रिमिनल हूँ इस देश पे, तो चलो एक साथ मिलके काम करते हैं क्योंकि हमारा गोल एक ही है। और उसके बाद हम लोग बहुत अलग अलग जगह का सीन देखते हैं। हर जगह पे हर कोई उसब के ऊपर भरोसा लगाए बैठा हुआ है कि उसब उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और यहाँ पर उसब टोरेबल के साथ खतरनाक फाइट कर रहा है। फाइट तो नहीं कर रहा है, वो मार खा रहा है। और वहाँ पर जितने सारे टॉयज है जो सारे के सारे पहले ह्यूमन हुआ करते थे सब लोग कहते हैं स्ट्रॉ हैट का उसब प्लीज़ तुम ये कर सकते हो, तुम फाइट करते रहो, हार मत मानना। कुछ लोग कहते हैं अगर तुमने मुझे यहाँ से बचा लिया मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं सारा का सारा पैसा तुम्हें डोनेट कर दूंगा और ऐसा सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ उसब फाइट कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद डोफ्लामिंगो कॉल करता है, कहता है ओए टोरेबल शुगर को लेके यहाँ पर पैलेस पे आ जा। लेकिन टोरेबल कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं। शुगर भी कहती है चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं यंग मास्टर, ये जो उसब है वो बेहोश हो चुका है और उसको मार मार के उसको बांध रखा है। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे चलते हुए शुगर उसके पास जाती है और कहती है तुम मुझे ये पॉइजनस ग्रेप खिलाने वाले थे ना, ये लो ये तुम ही खा लो। उसब के मुंह में दे के उसे बंद कर देता है और उसके बाद उसब को इतना ज़्यादा तीखा लगता है उसके अंदर से आग निकलता है जैसे कि उसने फ्लेयर डेविल फ्रूट खाया है। और उसब इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जिसे देख के शुगर को बहुत ज़्यादा डर लगती है और शुगर और उसब दोनों इस हादसे की वजह से बेहोश हो जाते हैं। और बाकी टोंटरा फैमिली के जितने सारे लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो उसोलांडो ने काम कर दिया, शुगर बेहोश हो चुकी है। और शुगर बेहोश होने के बाद ही उसका डेविल फ्रूट का पावर फोर्सफुली रिवर्स हो जाता है और उसने इतने सालों तक जितने सारे लोगों को टॉयज में कन्वर्ट किया
था, सब लोग ट्रांसफॉर्म होकर अपने खुद के चेहरे का रूप ले लेते और वहाँ पर पोर्ट पे जितने सारे क्रिमिनल थे, जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जितने सारे पायरेट थे, एक एक करके सब लोग चेंज हो जाते हैं। ये देख के टोरेबल को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो कहता है अब मैं क्या करूँ। शुगर तो बेहोश हो गया, शुगर को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो जगती नहीं। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो सोचता है मैंने गड़बड़ कर दिया, अभी पूरा का पूरा ड्रेसरोसा किंगडम खत्म होने वाला है, डॉफ्लामिंगो को कोई भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉफ्लामिंगो और बाकी ये लोग हैं। वहाँ पर टोरेबल कॉल करता है और कहता है जो शुगर है वो बेहोश हो गई है। ये सुनने के बाद ही डॉफ्लामिंगो का चेहरे का हंसी उड़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, उसके पसीने छूट जाता है और कहता है तू मजाक कर रहा है क्या। उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं एक एक करके ड्रेसरोसा पे जितने सारे टॉयज थे सब चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होके वो लोग ह्यूमन बन रहे हैं और कॉलोसियम पे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक एक करके सब लोग चेंज हो रहे हैं। बहुत जगह से उसके पास कॉल आ रहा है और कहता है हमें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, जो टॉयज है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हर जगह से उसके पास कॉल आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे लगा ही नहीं था ये कभी भी पॉसिबल है। वो कहता है ऐसा हो कैसे गया और वो नोटिस करता है सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही उसने टॉयज़ नहीं बनाया है, उसने गवर्नमेंट के लोगों को भी टॉयज़ बनाए, उसने मरीन के लोगों को भी टॉयज़ बनाए और बहुत बहुत खतरनाक पायरेट्स को भी टॉयज़ बनाए। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर है उनको भी टॉयज़ बना दिया है और इतने टाइम से उन लोगों के ऊपर राज कर रहा था और सब लोग उन लोगों के बारे में भूल गया था। अभी डॉफ्लामिंगो को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और बस यही नहीं, सब लोग चेंज हो रहे हैं। ये देख के बाकी के जो लोग उन लोगों को भूल गए थे, उन लोगों के दिमाग में भी उन लोगों का मेमोरी फिर से वापस आ रहा है और डॉफ्लामिंगो सोचता है ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बॉडी के हर छेद से खून निकल रहा है और ये देख के जो लिटिल ह्यूमन और रॉबिन है वो लोग दौड़ते ही आते हैं। उसब कहता है मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, मेरे पार्ट का प्लान मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, अभी मुझसे और नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग सोचते हैं उसब मर चुका है लेकिन वो मरा नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आता है लेकिन उसके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये देख के वो लोग खुश है और जो रॉबिन है वो कहती है हम लोग को उसब का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग नोटिस करते हैं सब लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। जिसका लवर चेंज हो गया था वो भी फिर से चेंज होके ह्यूमन बन जाता है। वो लड़की कहती है तुम और लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। वो लड़का कहता है देखो मेरी डार्लिंग मैं तुम्हें भूल गया था। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है तुम मुझे भूल गए थे इतने सालों के लिए, डॉफ्लामिंगो को मैं नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा सीन हर जगह पे होता है, पूरे के पूरे ड्रेसरोसा में बहुत ज़्यादा हल्ला मचता है। सब लोग कहते हैं हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, उसने हम लोगों के लाइफ का इतना टाइम बर्बाद किया, कितने लोगों का जान लिया, सब लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशर दिया। सब लोग कहते हैं डॉफ्लामिंगो एक काइंड राजा नहीं है, वो तो एक ईविल है, ईविल। एडमिरल फुजीतोरा के पास आते हैं सारे के सारे मरीन और कहते हैं अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए। फुजीतोरा कहता है लगता है टाइड चेंज हो चुका है, इस देश में बहुत सारा कुछ चेंज होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस देश में जितने सारे टॉयज थे सारे के सारे ट्रांसफॉर्म होकर अपना सही रूप ले लेते हैं, असली रूप ले लेते हैं और सबसे आखिर में ट्रांसफॉर्म होता है काइरोस और वो टॉय सोल्जर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जब वो स्पेल ब्रेक हो रहा है, उसको पहले जो जो लोग जानते थे सब लोग उसे याद कर रहे हैं। सब लोगों को याद में आ रहा है ये टॉय सोल्जर कौन है, काइरोस कौन है। और वो अपना रूप लेने के बाद ही तलवार उठा लेता है और डॉफ्लामिंगो की तरफ भागता है। ये देख के लूफी कहता है ये आदमी कौन है। शुगर का स्पेल ब्रेक होने के बाद वाइला को सब कुछ याद आ जाती है और वो रोते रोते कहती है वो और कोई नहीं, वो किंग रिकू आर्मी का कमांडर इन चीफ काइरोस है और कोलोसियम का सबसे पावरफुल फाइटर, सबसे पावरफुल ग्लैडिएटर जो आज तक कभी नहीं हारा। ये सुनने के बाद ही लूफी कहता है तो ओ मैंने जो स्टैचू देखा था वो उसका ही है। वो कहती है हाँ, और बस यही नहीं, ये रेबेका का बायोलॉजिकल डैड भी है। ये सुनने के बाद लूफी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है लेकिन मैंने रेबेका से पूछा था, वो कह रही थी उसे नहीं पता। तो वाइला कहती है हाँ, जब हमारा मेमोरी चला जाता है उस डेविल फ्रूट के पावर के वजह से हम लोग उन लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते, ये इस तरह का डेविल फ्रूट ही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काइरोस जा रहा है दौड़ते हुए, एकदम से एकदम डॉफ्लामिंगो और बाकी लोगों के सामने आ जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, किंग रिकू भी चौंक जाता है और वो चिल्ला के कहता है तुम काइरोस हो ना। और काइरोस जंप करता है और कहता है हाँ किंग रिकू, मैं अभी तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन मैं डॉफ्लामिंगो को मार के ये ड्रेसरोसा फिर से हासिल कर लूँगा। और वो अपना स्लैश करता है, डॉफ्लामिंगो रिएक्ट भी नहीं कर पाता, उसका सर उसके धड़
उससे अलग कर देता है। और ये सीन देख के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। लोअर फ्लोर से बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं जो लूफी और वायलर के ऊपर फायरिंग करते हैं। लूफी कहता है चलो हम लोगों को ट्रॉफी को बचाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो वायलर को लेकर अंदर की तरफ कूद जाता है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच चुका है। बहुत सारे लोग टॉय से कन्वर्ट हो चुके हैं और ये देख के बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का मेमोरी वापस आ चुका है। मतलब बहुत ही एक केओटिक सीन है। दूसरी तरफ बार्थोलोम्यू कहता है तू कब तक रोती रहेगी लड़की, मैं तेरा कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। ये सुन के रेबेका कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रही है। रोते रोते कहती है मुझे अभी याद आया मेरा एक फादर भी था, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। और वो बहुत ज़्यादा रोती है। और दूर से हम लोग किसी का आवाज़ सुनते हैं जो कहता है हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है इस कंट्री में क्या चल रहा था। हर चीज़ का कोई ना कोई कोर होता है और अगर हम लोग उस कोर को तोड़ देते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं और कोई नहीं लूसी है जो एक्चुअली में साबो है और वो स्टेडियम के बीचों बीच जाके एक जगह पे बहुत ज़्यादा हाथ मारने की कोशिश करता है। वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है और देख रहा है इस स्टेडियम का कोर कहाँ पर है, तो उसे मिल जाता है। अपने दोनों हाथों में आर्मामेंट हाकी का यूज़ करके ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है, जिससे जो रिंग है वो पूरी तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ क्रैक आ जाता है, उसके बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और टूटने के बाद नीचे वाटर का एक टरबाइन स्टार्ट होता है, जिससे पूरा का पूरा रिंग टूट के वहाँ पर ही घूम रहा है और पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। साबो बीच में खड़ा है और सब लोग वहाँ पर बह रहे हैं। कुछ लोग पत्थरों के ऊपर जंप कर रहा है। रेबेका भी गिरने वाली थी लेकिन बार्थोलोम्यू का गला पकड़ लेता है। बार्थोलोम्यू कहता है मेरा गला छोड़ दो, मेरा गला छोड़ दो। और इस केओटिक सिचुएशन में बहुत सारे फाइटिंग फिश बाहर आ जाते हैं, जिसमें एक फाइटिंग फिश है उसके साथ वो डेविल फ्रूट भी है। ये देख के सब लोग भागते हुए उसके पास जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पास है वो है साबो। ये देख के ब्लैक बियर्ड का जो सबऑर्डिनेट है वो भी कहता है मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा लूसी, वो डेविल फ्रूट मेरा है। वो भी कूद जाता है लेकिन उसका पैर फिसल के पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ डियामांते भी सेम चीज करता कहता है नहीं ये डेविल फ्रूट हम लोग किसी को भी देने नहीं वाले थे, हम लोग ये डेविल फ्रूट को प्राइज में रख के बस लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो उसे रोकने के लिए जाता है उसका भी पैर फिसल जाता है, वो भी पानी में गिर जाता है। और वो एक डेविल फ्रूट यूजर है तो पानी में जाने के बाद ही उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। कहता है मेरा पूरा का पूरा पावर चला गया। दूसरी तरफ जो साबो है वो एक फाइटिंग फिश से दूसरे फाइटिंग फिश के ऊपर कूदते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही अपने आर्मामेंट हाकी से उस बक्से को तोड़ देता है और उसके हाथ में आ जाता है फ्लेयर डेविल फ्रूट, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाता है और सबसे पहले वो क्या करता है सब लोगों को दिखाता है ये और कहता है देखो इस कंपटीशन का विनर मैं हूँ, क्योंकि सब लोग रिंग से बाहर जा चुके हैं और मैं ही अकेला हूँ जो इस रिंग पे टिका हुआ है और मेरे पास ये डेविल फ्रूट भी है। और ये देखने के बाद अनाउंसर भी चिल्ला चिल्ला के कहता है चैंपियन चैंपियन, हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है। मुझे पता है ये सही टाइम नहीं है, लेकिन इस कियोस्क का फायदा उठा के लूसी ये डेविल फ्रूट हासिल कर चुका है और वो बन चुका है हमारे कंपटीशन का चैंपियन। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वो खा लेता है उस डेविल फ्रूट को और खाने के बाद ही उसे पावर्स मिल जाते हैं। सब लोग कहते हैं उसने खा लिया, अब मैं क्या करूं, मैं यंग मास्टर को क्या बोलूं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बार्थोलोम्यू और रेबेका गिरने वाला था, लेकिन वो जंप करता है, रेबेका को पकड़ लेता है, लेकिन बार्थोलोम्यू नीचे गिर जाता है। कहता है मेरा ग्रेट सेनपाई, मेरा तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। साबो कहता है नहीं तुम एक मर्द हो और तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद वो फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने हाथ को मुट्ठी करता है, उसके हाथ में आग जल जाता है। पहले तो वो थोड़ा सा डर जाता है, सोचता है कि उसके हाथ में आग जल रहा है, लेकिन उसे समझ में आता है नहीं उसके हाथ में आग नहीं जल रहा, वो आग को कंट्रोल कर पा रहा है। उसके बाद ही वो कहता है नया एबिलिटी है ना इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक और अटैक करूँगा, तुम लोग ध्यान से रहना। उसके बाद ही अपना मुट्ठी को इकट्ठा करके वो एक ज़ोर से मुक्का मारता कहता है फायर पंच और आग का एक लपटे निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये देख के सबकी फट जाता है और वो जाके रिंग के बीचों बीच जाके लगता है और वहाँ का पानी हट के एकदम नीचे जो सीलिंग है उस पर जाके लगता है, वो सीलिंग भी फट जाता है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो पानी है वो सटाक से नीचे की तरफ चला जाता है अंडरग्राउंड पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिजन है। इसके बाद हम लोग टोरेबल को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, शुगर को नॉकआउट कर दिया, अब मैं तुम लोगों को जिंदा यहाँ से छोड़ूंगा ही नहीं। मुझे पता है तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम लोग स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना। जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग उस सबको लेके वहां से भाग जाता है और कहते हैं हम लोग उस लैंड को उन लोगों के हाथों में नहीं जाने दे सकते, हम लोगों को उसे बचाना ही पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। उसे लेके भागते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन के ऊपर हमला करता है स्टिकी चेन से। रॉबिन अपने डेविल फ्रूट के पावर से उसके अटैक को ब्लॉक करती है। वो काउंटर करने ही वाली थी, तभी वहां पर एक जाइंट आ जाता है, टोरेबल को लात मारता है, वो वहां से हट जाता
है और वो जाइंट कहता है तुम लोग लिटिल पीपल हो और यही है वो उसब है ना, वो उस सबको उठा लेता है। ये देख के जो लिटिल पीपल है वो लोग कूद रहे, कहता है उसे हमें वापस करो, उसे हमें वापस करो, वो हमारा हीरो है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे उस सबको अपने हाथ में उठा लेता है और वो नोटिस करता है उस सब के माथे से, उसके नाक से, हर जगह से खून निकल रहा है और वो सोचता है इसने हम लोग का जान बचाया है, अगर ये नहीं होता तो हम लोग का क्या होता हमें नहीं पता। इसको जितना सारा चोट है वो देख के ऐसा लगता है कि इसने अपना पूरा दम लगा के फाइट किया है हम लोगों को बचाने के लिए, जिनको वो जानता तक नहीं है। उसके बाद वो सब लोग के सामने जाता है, चिल्ला के कहता है सब लोग मेरी तरफ देखो। सब लोग अभी उस जाइन को ही देख रहे हैं। वो जाइन चिल्ला के कहता है मैंने सुना यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सालों से डॉफ्लामिंगो की यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, उसको स्लेव बना के रखा है, ये सही है? सब लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है उसने, हमारे फैमिली को भी मिलने नहीं दिया, हम लोगों को पुतला बना के यहाँ पर काम करवाता था वो सालों से। और वो चिल्ला के कहता है देखो ये जो इंसान है इसने हम लोगों को बचाया है, हम लोगों का जो ये स्पेल है इसने ब्रोक किया है अपने जान पे खेल के। दूसरी तरफ उसब का हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हिल भी नहीं पा रहा और वो धीरे धीरे से कहता है मुझे हिलाना बंद करो, लेकिन उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रहा। हम लोग देखते हैं जो जाइंट है उसे बहुत ज्यादा हिलाता है, उसके दो हाथ में पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाता है और चिल्ला के कहता है देखो ये जो इंसान है उसने अपने जान पे खेल के हम लोगों को बचाया है, हम लोगों को जीने का एक और मौका दिया है इसने, और ये जो ब्रेव वॉरियर है उसका नाम है कैप्टन उसब। ये सुनने के बाद सब लोग पागल हो जाता है, सब लोग उसका नाम बोल रहे हैं, सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कैप्टन उसब, कैप्टन उसब। यहाँ तक कि जो लिटिल ह्यूमन, रॉबिन, सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद सब लोग चीयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसब ने सच में सब लोगों को बचाया है। जब सब लोग चीयर कर रहे थे तभी कुछ आवाज होता है, सब लोग नोटिस करते हैं उसब के पीछे जो सीलिंग है वो टूट रहा है, वो टूट जाता है और ऊपर से बहुत ज्यादा रोशनी नीचे की तरफ आता है। ये देख के सब लोग चौंक जाता है, कहते ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये तो स्वर्ग से आया हुआ रोशनी लगता है, एक डिवाइन लाइट, और उसब के ऊपर जाके पड़ता है। सब लोग देखते हैं और उसब की तरफ ही वो लोग नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं लगता है ये स्वर्ग से आया हुआ कोई एंजल है, हम लोग को बचाने के लिए आया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज्यादा डिवाइन है, लगता है कोई गॉड आ गया है हम लोग को बचाने के लिए, तभी से उसब का नाम गॉड उसब बन चुका है। और सब लोग कहते हैं देखो ये बहुत बड़ा एक मिराकल है। कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही है। वो सब कुछ बोलने की कोशिश करता है अपने मुंह से क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो सही से उसे स्पेल नहीं कर पाता और वो कहने की कोशिश कर रहा है मुझे हिलाओ मत, मेरे हाथों में, पैर में, हर जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन उन लोगों को सुनाई देता है, वो सब कह रहा है तुम लोगों को मैं गाइड करूंगा, तुम लोगों को कहाँ पर जाना है मैं रास्ता दिखाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और तभी से उसब गॉड बन जाता है। सब लोग चीयर कर रहे हैं गॉड उसब हमारा सेवियर ऐसा करके, और उन लोगों के शोर की वजह से उसब को धीरे धीरे से होश आता है और जब वो नीचे की तरफ देखता है वो नोटिस करता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंटी क्रिमिनल है और वो लोग उसब का नाम चयन कर रहे हैं। वो कहता है यहाँ पर होके आ रहा है, कोई नीचे से चिल्ला के कहता है गॉड उसब प्लीज़ हम लोग को रास्ता दिखाइए, आप बताइए हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा। वो सबको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहता है अगर तुम लोग मेरा हेल्प ही करना चाहते हो, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, डॉफ्लामिंगो के लोगों को मारो और हमारे जो लिटिल ह्यूमन है, जो दोस्त है, उन लोगों को बचाओ। उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं डॉफ्लामिंगो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, गॉड ने हम लोगों को आदेश दे दिया है, अभी हम लोग को उसे पूरा ही करना पड़ेगा। सब लोग उसब ऐसे करके चिल्ला रहा है।